तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हरित क्रांति और इसकी क्या भूमिका रही है कृषि में, इस पर। तो स्टार्ट करते हैं। भारत में 1966-67 में हरित क्रांति का शुभारंभ हुआ। आज़ादी के समय कृषि पिछड़ी अवस्था में थी। खेती का ढंग परंपरागत था। अधिकांश किसान पीढ़ियों पुरानी रीतियों से खेती करते थे। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नाम मात्र था। किसान प्रायः जीवन निर्वाह के लिए ही खेती करते थे। कृषि की दशा बहुत खराब थी तथा देश अन्न संकट और अनिवार्य वस्तुओं के अभाव से ग्रस्त था, जिसके कारण खाद्यान्नों का आयात करना पड़ता था। खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होने के लिए 1960-61 ईस्वी में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कुछ चुने हुए जिलों में पायलट परियोजना के रूप में प्रारंभ किया गया। ये कार्यक्रम भारत सरकार ने शुरू किया था। भारत में हरित क्रांति अल्प विकसित देशों जैसे मैक्सिको, ताइवान में जर्मन कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलाग द्वारा विकसित उन्नत किस्म के गेहूं के बीजों के कारण उत्पादकता में 200% से अधिक उत्पादन की सफलता के कारण हुई। ये डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलाग थे, जो कि रॉक फाउंडेशन, ब्रिटेन का रॉक फाउंडेशन जो है स्कॉलरशिप था, जिसके माध्यम से ये रिसर्च कर रहे थे। तो इन्होंने बौनी किस्म की गेहूं की प्रजातियों की खोज की थी, जिसका ट्रायल जो है मैक्सिको तथा ताइवान जैसे देशों में सबसे पहले किया गया, जहां पर यह देखा गया कि 200% से अधिक उत्पादन में वृद्धि हुई। जो भी गेहूं की उत्पादकता थी उसमें 200% से अधिक उत्पादन हुआ। आगे देखते हैं। भारत सरकार को उक्त देशों में कृषि की सफलताओं से कृषि विकास की संभावनाओं का पता चला। भारत सरकार को भी लगा कि भाई, जब मैक्सिको और ताइवान जैसे देशों में उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है तो अपने देश में क्यों नहीं। ठीक है। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्रों ने भी मक्का, बाजरा और ज्वार की संकर किस्में खोज निकाली, जिनके द्वारा इन फसलों की प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि कर सकना संभव हुआ। ठीक है। तो मैक्सिको और ताइवान जैसे देशों में देखा गया कि बौनी किस्म के उपयोग से उत्पादकता में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। बहुत ज़्यादा यानी 200% से अधिक उत्पादन में सफलता प्राप्त हुई, जिसके कारण भारत सरकार ने भी अपने देश में क्या किया, इन्होंने नई कृषि नीति, जिसको हरित क्रांति कहते हैं, को अपनाया। आगे देखते हैं। गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार तथा बाजरा फसलों में उन्नत किस्म के बीजों के उपयोग से उत्पादन में स्पष्ट तथा दीर्घकाल तक परिवर्तन देखा गया। इसको ही हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है। देखो, हरित क्रांति का अर्थ यह है कि किसी भी फसल के उत्पादन में, किसी की फसल मतलब यही गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार तथा बाजरा में क्या हुआ, एक दीर्घकाल तक परिवर्तन हुआ और स्पष्ट उत्पादन में परिवर्तन हुआ, जो दिखता है। ठीक है। इसी को हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है। भारत में वर्ष 1950-51 में खाद्यान्न उत्पादन जैसे चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, दालें आदि का 508 लाख टन था। इनका उत्पादन जो है, जो खाद्यान्न फसलें थी, इनका 508 लाख टन था। वह हरित क्रांति के दौरान वर्ष 1967-68 में
1967-68 में बढ़कर 960 लाख टन हो गया। यह वृद्धि खाद्यान्नों के उत्पादन में निश्चय ही प्रशंसनीय थी। भारत के इतिहास में कृषकों को पहले कभी भी इतना अधिक उत्पादन नहीं मिला था। भारत में सर्वाधिक प्रभाव गेहूं उत्पादन पर पड़ा। ठीक है, तो हरित क्रांति का जो किस फसल पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा वो थी गेहूं। ठीक है, तो हरित क्रांति के द्वारा जो है उत्पादन में जो है जो 1950-51 आज़ादी के समय में 508 लाख टन था, वो बढ़ करके 1967-68 में 960 लाख टन हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं हरित क्रांति के तत्व अथवा हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी घटक। आखिर में ये उत्पादन इतना अधिक क्यों हुआ? क्या घटक थे इसके? कौन से आगत थे जिनकी आपूर्ति पर जो है कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई? देखते हैं। इसमें पहला बिंदु है उन्नतशील बीजों का उपयोग। ठीक है, 1966 में प्रारंभ किए गए अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम के द्वारा बौनी किस्मों के बीजों का वितरण किसानों में किया गया, जिसके कारण उत्पादन में वृद्धि हुई। पहला बिंदु ये है। अगला देखते हैं रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों की उत्पादकता तभी बढ़ा सकते हैं जब उन्हें उचित मात्रा में पोषक तत्व मिलें। इन बीजों के लिए परंपरागत वानस्पतिक खाद पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि इनमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। अतः हरित क्रांति की सफलता हेतु रासायनिक उर्वरकों नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटास का अधिक से अधिक उपयोग करने पर जोर दिया गया था। ठीक है, तो जो ये हरित क्रांति है ये आधुनिक कृषि की सबसे अच्छी विशेषता है। ठीक है, आप इससे पहले वीडियो में देख आए हैं आधुनिक कृषि के बारे में, परंपरागत आधुनिक कृषि तथा कृषि के व्यवसायीकरण में उसने आपने इसको देखा होगा, पढ़ा होगा आधुनिक कृषि को। तो आधुनिक उसी आधुनिक कृषि के आगे का ये भाग है हरित क्रांति। ठीक है, अगला बिंदु देखते हैं। अगला घटक इसका है सिंचाई। सिंचाई का उपयोग। हरित क्रांति के घटकों में सिंचाई के साधनों का विशेष महत्व है। पौधों को ठीक समय पर पर्याप्त मात्रा में पानी मिलने पर अच्छी उपज होती है। भारत की जलवायु में वर्ष भर वनस्पति पैदा हो सकती है, इसलिए पानी मिलने पर उर्वरकों, अच्छे बीजों और नई कृषि विधियों के प्रयोग से उत्पादकता को सहज ही बढ़ाया जा सकता है। अतः हरित क्रांति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लघु एवं बृहत सिंचाई योजनाओं को विकसित किया गया, जिन्होंने हरित क्रांति में योगदान किया। अगला बिंदु देखते हैं। चौथा बिंदु है कीटनाशक रसायनों तथा खरपतवारनाशी दवाइयों का प्रयोग। नए बीज देशज किस्मों की अपेक्षा स्थानीय कीड़ों व रोगों से कम सुरक्षित थे। देशज किस्म यानी जो देसी जो परंपरागत किस्में चली आ रही थी, ठीक है, उनकी बात की जा रही है। ठीक है, इसलिए कीटनाशकों तथा जीवाणुनाशी का उपयोग सुनिश्चित उपज के लिए आवश्यक था। कीटनाशकों के उपयोग का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 1951-52 में केवल 100 टन उपयोग किया गया था, जो कि हरित क्रांति के दौरान वर्ष 1982-83 में बढ़कर 45,000 टन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कीटनाशक रसायनों का उपयोग हरित क्रांति के दौरान किया गया। ठीक है, होता क्या है कि जो बौनी किस्में होती हैं ये रोगों के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं और कीड़े वो भी इनको जो है चट कर जाते हैं, जिससे उत्पादन में समस्या आती है। ठीक है, आपने बंगाल फेमाइन तो सुना ही होगा, जो कि
धान की फसल में आई थी, जिसके कारणवश देश में महामारी फैली थी। ठीक है, तो रसायनों का इस तरह से उपयोग हुआ। अगला बिंदु देखते हैं 5 नंबर, साख, भंडारण, विपणन और वितरण। साख यानी वित्त, यानी ऋण की व्यवस्था। ठीक है, किसान हरित क्रांति के महंगे आगत का उपयोग कर सकें, इसलिए उन्हें सस्ते ऋण की आवश्यकता थी। आगत मतलब फसल उत्पादन करने के लिए जो भी इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे उन्नतशील बीज, उर्वरक, कीटनाशक, रसायन। ठीक है, तो इनके उपयोग करने के लिए, ठीक है, इनका उपयोग करना था किसानों को। तो इसलिए सरकार ने क्या किया, किसानों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई। ठीक है, इसलिए उन्हें सस्ते ऋण की आवश्यकता थी। जिन क्षेत्रों को इस नए किस्म की कृषि के अंतर्गत लाया गया, जैसे पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां वितरण से पूर्ण भंडारण की भी व्यवस्था की गई। देश के अन्य भागों में खाद्यान्न की कमी को पूरा करने के लिए विपणन तथा वितरण की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो हरित क्रांति के बारे में ये चीज़ ध्यान रखना कि ये हरित क्रांति किस क्षेत्र में, भारत के किस भूभाग में आई, तो पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित हुए। आगे देखते हैं, इसमें अगला बिंदु है खेती में मशीनीकरण। ठीक है, हरित क्रांति का ये भी एक घटक है। किस तरह से इसने योगदान किया हरित क्रांति में, तो 1966 में नई कृषि प्रणाली को अपनाने के बाद से मशीनीकरण की गति में तेजी आई। पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में जहां बड़े पैमाने पर कृषि नीति, नई कृषि युक्ति अपनाई गई, मशीनीकरण को काफ़ी बढ़ावा मिला। इन क्षेत्रों में संपन्न किसानों के वर्ग ने बड़े पैमाने पर ट्रैक्टरों, पंप सेटों, थ्रेशर मशीनों इत्यादि का प्रयोग आरंभ किया, जिसका प्रभाव हरित क्रांति पर पड़ा। ठीक है, तो ये कुछ घटक थे जिनके कारण जो है हरित क्रांति प्रारंभ हुई। और मशीनीकरण के संबंध में हम ये कहेंगे कि पहले ये मान्यता थी कि अगर हम खेती में मशीनीकरण करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की कमी हो जाएगी, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या, जिसमें बेरोजगारों की संख्या अगर बढ़ेगी तो वह अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करेगी। ठीक है, तो मशीनीकरण की यह प्रक्रिया सबसे पहले हरित क्रांति के समय ही देखी गई, और ये देखी गई कहाँ पे, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही भूभाग में देखी गई। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है इसमें, हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव। ठीक है भाई, देखो हरित क्रांति से हुआ क्या, प्रोडक्शन तो बढ़ गया, लेकिन इसके कुछ प्रभाव भी पड़े हैं। इनके बारे में जानते हैं कि क्या प्रभाव पड़ा और कैसे प्रभाव पड़ा है। हरित क्रांति के फलस्वरूप कृषि की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, किंतु निम्नलिखित कारणों से यह क्रांति पूर्ण संतोषप्रद नहीं रही है। कैसे, फसलों तथा क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि। ठीक है, फसलों में कैसे असमानता बढ़ी और क्षेत्रीय असमानता में कैसे वृद्धि हुई है, इस पर देखते हैं क्या हुआ है। जहां तक खाद्यान्नों के उत्पादन का संबंध है, गेहूं के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। कुल खाद्यान्नों में गेहूं का हिस्सा जो 1950-51 में 13% था, वह 2018-19 में बढ़कर 35.2% हो गया है। ये हरित क्रांति का ही परिणाम है। ठीक है, आगे देखते हैं,
चावल के उत्पादन में हरित क्रांति के आरंभिक वर्षों में बहुत कम वृद्धि हुई थी, परंतु हाल के वर्षों में स्थिति बदली है। मोटे अनाजों ज्वार, बाजरा तथा मक्का का उत्पादन काफी समय तक या तो स्थिर बना रहा अथवा उसमें बहुत धीरे धीरे व अनियमित रूप से वृद्धि हुई। जहां तक दालों का संबंध है, हरित क्रांति के दौरान उत्पादन कम रहा है। यह कभी चिंता का विषय है। यह जो है अभी भी जो है चिंता का विषय है, क्योंकि दालें प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। भारत में मुख्यतः 9 तिलहन हैं। ठीक है, अब तेलों पे देखते हैं क्या हुआ है। मूंगफली, तोरिया और सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, अरंडी, नाइजर, अलसी और कुसुम। ठीक है, ये मुख्य 9 तिलहन है भारत में। तिलहनों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, परंतु फिर भी आशातीत वृद्धि नहीं प्राप्त हुई है। भारत में गेहूं उत्पादन में वृद्धि ही हरित क्रांति का मुख्य आधार है। ठीक है, तो आपने देखा जिस तरह से दालें, तिलहन और मोटे अनाज ये सब पिछड़ गए, इसका प्रभाव मुख्य रूप से गेहूं के उत्पादन में ही देखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें भारत में हरित क्रांति से क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है। अधिक उपज देने वाले बीजों और उर्वरकों के प्रयोग से गेहूं का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान लाभान्वित हुए हैं तथा देश के अन्य क्षेत्रों पर इसका प्रभाव नगण्य है। देश के अन्य सभी भागों में कृषि का स्वरूप परंपरागत बना हुआ है। ठीक है, तो आज भी जो है ये स्थिति बनी हुई है। आगे देखते हैं क्या होता है इसमें और क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है हरित क्रांति का। पूंजीवादी कृषि का विकास, इसमें क्या होता है देखते हैं। आधुनिक कृषि उत्पादन विधि के कारण भारत में कृषि का विकास हो रहा है, क्योंकि अधिक उपजाऊ किस्म के बीजों से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए उर्वरकों, कीटनाशकों, भारी मशीनों तथा सिंचाई पर भारी विनियोग करना पड़ता है, जो सीमांत छोटे व मध्यम किसानों के सामर्थ्य से परे है। भारत में 10% बड़े किसानों के पास भूमि का 50% भाग है और ये ही बड़े किसान नलकूप, पंपिंग सेट, उर्वरक और भारी मशीनरी के रूप में भारी विनियोग कर रहे हैं। परिणामतः नवीन कृषि विधि से निर्धन किसानों को लाभ नहीं हुआ है, बल्कि इसके कारण ग्रामीण जनसंख्या के उच्चतम 10% लोगों के हाथ में संपत्ति का संकेंद्रण हुआ है, अर्थात निर्धन एवं धनी किसानों के बीच खाई बढ़ी है। अगला बिंदु देखते हैं, बिंदु नंबर 3, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी में वृद्धि। हरित क्रांति के कारण पूंजीवादी कृषि प्रणाली को बल मिला है, जिससे यंत्रों के बढ़ते हुए प्रयोग से मानव श्रम की मांग घट रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला बिंदु है ग्रामीण जनसंख्या का शहरों में पलायन। खेती में मशीनीकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई बेरोजगारी के फलस्वरूप ग्रामीण जनसंख्या शहरों की ओर जा रही है, जहां पहले से ही अधिक भीड़ है। ठीक है, इस अतिरिक्त जनसंख्या के शहरों में जाने से वहां स्थानीय यातायात, आवास एवं जन स्वास्थ्य की समस्याएं अधिक विकट हो रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मनरेगा कार्यक्रम शुरू किया था। अगला बिंदु देखते हैं, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक रसायनों का पर्यावरण पर प्रभाव। ठीक है, देखते हैं क्या प्रभाव इनका हुआ। नई कृषि युक्ति के परिणाम स्वरूप रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न हो गया है।
भारत में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटास के उपयोग का आदर्श अनुपात 4:2:1 है, परंतु इसके विपरीत इन उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है। यही स्थिति कीटनाशकों के प्रयोग में हो रही है, जिसके पर्यावरणीय संतुलन के लिए गंभीर परिणाम हो गए हैं। भूमि की उर्वरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा वह अपनी उर्वरता तथा उत्पादकता शक्ति खोती जा रही है। कीटनाशकों के प्रतिपीड़क प्रतिरोधी होते जा रहे हैं तथा उनका प्रभाव मानवीय खाद्य श्रृंखला में दिख रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला हमारा इसी में टॉपिक है हरित क्रांति की सफलता हेतु सुझाव। ठीक है, हम इसको और कितना प्रभावी कर सकते हैं और इसको कैसे हम सफल बना सकते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। क्योंकि हरित क्रांति के कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं जिनकी हमने पीछे चर्चा की है, उसी से संबंधित हम आगे इसमें चर्चा करते हैं। देश में हो रही हरित क्रांति की गति को, इसके बुरे प्रभावों को देखकर कम करने या समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो हमने नकारात्मक प्रभाव देखे हैं कि ये नकारात्मक प्रभाव हैं, तो हम इनसे क्या करें, हरित क्रांति को समाप्त कर दें या कम कर दें, ये करने की हमें कतई आवश्यकता नहीं है। बल्कि आज आवश्यकता इस बात की है कि नवीन कृषि नीति तथा देश की अर्थव्यवस्था में इस तरह के परिवर्तन किए जाएं जिससे हरित क्रांति के प्रभावों को कम किया जा सके तथा देश के सभी वर्गों को इसके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। हरित क्रांति को अधिक सफल बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। पहला सुझाव है, हरित क्रांति का विस्तार देश के सभी क्षेत्रों, सभी फसलों तथा किसानों के सभी वर्गों में करना चाहिए। यानी सीमांत, लघु, मध्यम व दीर्घ सभी प्रकार के किसानों में इसका विस्तार करना चाहिए। अगला बिंदु देखते हैं, अधिक उपज देने वाले बीजों की खेती के लिए उर्वरक एवं अच्छी सिंचाई व्यवस्था का होना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए यह आवश्यक है कि उर्वरकों के यथोचित वितरण की व्यवस्था की जाए, साथ ही सिंचाई व्यवस्था का समुचित विस्तार होना चाहिए। अगला बिंदु देखते हैं, भारत की मृदा में अधिक विविधता पाई जाती है, इसलिए मृदा का पर्यवेक्षण कर मृदा के अनुसार उस क्षेत्र के लिए उपयुक्त बीजों के विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक है, हम आप सब जानते हैं कि भारत में मृदा जो है कई प्रकार की पाई जाती, उसका निर्माण भी ठीक है अलग अलग तरीकों से हुआ है और वह मृदा प्रत्येक फसल के लिए अलग अलग तरह से अपना व्यवहार प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो उसी हिसाब से पर्यवेक्षण करके उसी फसल का वहां पर विकास करना चाहिए। आगे देखते हैं, कम ब्याज दर पर उचित मात्रा में उचित समय पर ऋण दिलाने की व्यवस्था होनी चाहिए। अगला बिंदु है, कृषकों के कृषि अधिशेष विक्रय के लिए कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। यातायात साधनों तथा दूर संचार व्यवस्था किसानों की पहुंच में होनी चाहिए। और इसमें यह देख सकते हैं कि वर्तमान समय में जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकों का उपयोग कृषि में हो रहा है, उसी प्रकार से कृषि विपणन, कृषि मंडी समितियों का भी विकास करना चाहिए। आगे देखते हैं, अगला बिंदु इसमें क्या हो सकता है, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी होनी चाहिए। ठीक है, जिससे किसान जो है अपनी फसल, ठीक है, अपनी आगतों को सही से उसमें इन्वेस्ट करके और उत्पादन कर सके। अगला बिंदु है इसमें, कृषि आधारित उद्योग धंधों का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार होना चाहिए, जिससे ग्रामीण रोजगार में वृद्धि हो सके, तो इससे पलायन भी रुकेगा। ठीक है, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकास की तरफ आगे बढ़ेगी। अगला बिंदु देखते हैं,
प्रगतिशील किसानों को प्रशिक्षण तथा प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक है, जो प्रगतिशील किसान हैं उनको क्या करना चाहिए? प्रशिक्षण देते रहना चाहिए और उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। उन्हें हर संभव सहायता व मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है, तो हरित क्रांति में इतने ये टॉपिक थे जिन पर हमने चर्चा की है। अब हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे नीली क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति तथा इसकी भूमिका। अगला वीडियो इसी से संबंधित हम बनाएंगे। ठीक है, नमस्कार।